हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल फिलॉसफी सिंप्लीफाइड्स। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा जेंडर इन इक्वालिटी। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम देखें, जेंडर इन इक्वालिटी, टू वर्ड से बन रहा है ये कॉन्सेप्ट, जेंडर एंड इन इक्वालिटी। तो जब आप जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, मेल और फीमेल्स। और जब इन इक्वालिटी का कंसेप्ट आता है तो यहाँ पे क्या, अनइक्वल ट्रीटमेंट। ओके, तो वन बाय वन हम दोनों टर्म्स को देखेंगे। जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर जो है इट्स अ सोशल कॉन्सेप्ट, इट्स अ पॉलिटिकल, इट्स अ कल्चरल कंसेप्ट, क्लियर। बट जेंडर का जैसे अपोजिट क्या है, सेक्स। इसमें आप क्या बोलते हैं, मेल एंड फीमेल। तो वो बायोलॉजिकल है। जब आप मेल और फीमेल कंसीडर करते हैं वो क्या है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। बट जब आप मैन एंड वुमेन कहते हैं, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अराइज हुआ, एमर्ज हुआ है, ये क्या है, सोसाइटी की फैब्रिकेशंस हैं। जब आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वहाँ पे जितने भी डायमेंशंस हैं, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक्स, ये उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है ये। वहाँ पे जब इन अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है तब ये कंसेप्ट अराइज होता है। अदरवाइज जो सेक्स है हमारा वो क्या है, मेल और फीमेल्स। वहाँ पे वुमेन और मैन की बात नहीं आती। जब मैन और वुमेन की बात आती है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। आप सेपरेट कर रहे हो दोनों को, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, क्लियर। तो जो जेंडर है ये सोशल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कंसेप्ट है, कल्चरल कंसेप्ट है। बट जब आप सेक्स की बात करते हैं वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, तो वो नेचुरल है। वो क्या है, नेचुरल। जेंडर सॉरी सेक्स की जब आप बात करते हैं, मेल और फीमेल, वो नेचुरल कंसेप्ट है, वो नेचुरल डिस्टिंक्शंस हैं मेल और फीमेल के बीच। बट जब आप जेंडर यूज करते हैं, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो डिफरेंसेस हैं मैन और वुमेन के बीच, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड हैं, इकोनॉमिकली कंस्ट्रक्टेड हैं, कल्चरली कंस्ट्रक्टेड हैं, क्लियर। और एग्जिस्टेंस के जितने भी डायमेंशंस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, यहाँ पे जब मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग देखा जाता है, जब उनके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे ही कहते हैं हम प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। अगर उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा सोशल डायमेंशंस में, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक्स, मतलब जितने भी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ हैं, जितने भी एस्पेक्ट हैं एग्जिस्टेंस के, वहाँ पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे इक्वालिटी होगी। बट ऐसा है नहीं, अनइक्वल ट्रीटमेंट है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट राइज होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी। मतलब ये वो इनइक्वालिटी है जहाँ पे जेंडर सेंटर रहता है। ऐसे तो बड़े सारे डायमेंशंस हैं जहाँ पे लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, और भी फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ जेंडर फैक्टर नहीं है। इनइक्वालिटी सिर्फ जेंडर वाइज नहीं होती है, वहाँ कास्ट वाइज हो सकती है, रिलीजन वाइज हो सकती है, लैंग्वेज वाइज हो सकती है, नेशन वाइज हो सकती है ना। आपकी बैकग्राउंड देख के आपके साथ इनइक्वालिटी की जा सकती है। बट जो आज का हमारा फोकस है मेन, वो क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी, जहाँ पे मेल और फीमेल को देख के उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बेसिक जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं वो क्या, व्हाट इज मीन्ड बाय जेंडर्स। जैसे हमने देखा कि जेंडर जो है वो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, सोशल कॉन्सेप्ट है, कल्चरल कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है। जब आप सेक्स की बात करते हैं वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं मेल और फीमेल। बट जब आप मैन एंड वुमेन की बात करते हैं, दैट इज जेंडर, क्लियर। लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। सो बीइंग फेयर टू वुमेन एंड मैन। जेंडर इक्विटी का क्या मतलब है, बीइंग फेयर, मतलब बीइंग जस्ट टू वुमेन एंड मैन। सो इक्विटी लीड्स टू इक्वालिटी। Equality simply means equal enjoyment by women and men, or equal opportunities for men and women, equal treatment for men and women, and that leads to the women empowerment। जब equal treatment मिलेगा, अब बेसिकली जब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ होता है, नो डाउट मेल के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर वाइज। बट 90% केसेस में जो जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें जिस जेंडर को डोमिनेट किया जाता है वो फीमेल है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ज़्यादा डोमिनेट किसको किया गया है, फीमेल को। इसलिए यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का कंसेप्ट राइज होता है। क्यों? क्योंकि जब आप जेंडर इनइक्वालिटी डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो सेंटर रहता है वो वुमेन रहती है। जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हम देखें, वो क्यों शुरू हुई, इसी प्रॉब्लम्स को राइज करने के लिए।
इस क्वेश्चन को रेज करने के लिए। इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट की बात करें मैं, साइमन डी बेबियर्स, इनकी बुक का नाम था द सेकंड सेक्स, कि वुमेन को फर्स्ट सेक्स कंसीडर ही नहीं किया जाता, मतलब उनको लो कंसीडर किया जाता है। क्या नाम था उनकी बुक का? द सेकंड सेक्स, साइमन डी बेबियर। जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, इनकी बुक का नाम था ए रूम फॉर वन ओन। केट मिलट, इनकी बुक का नाम था सेक्सुअल पॉलिटिक्स। एलाइस वॉकर, कलर पर्पल, इनकी बुक का नाम था। तो ये जो सब फेमिनिस्ट हैं ये किसकी बात करती हैं? वुमेन एम्पावरमेंट की। किसकी बात करती हैं? वुमेन एम्पावरमेंट की। जेंडर इक्विटी होगी तो जेंडर इक्वालिटी आएगी, जेंडर इक्वालिटी होगी तो वुमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल है। क्वेश्चंस लाइक व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस। क्यों इम्पोर्टेंट है? जो जेंडर बाइस, जो जेंडर का कॉन्सर्न है, ये जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है, इस पे कंसर्न करना, फोकस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जब आप पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, जब आप कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, अब बेसिकली होता क्या है, सोसाइटी में जो भी चीज़ें आती हैं पहले उनका ब्लूप्रिंट तैयार होता है, पॉलिसीज़ तैयार होती हैं। तो अगर पॉलिसीज़ में इस चीज़ को कंसर्न नहीं रखा जाएगा जेंडर का, तो वो पॉलिसीज़ भी इनडिस्क्रिमिनेटरी होंगी। क्या होंगी? डिस्क्रिमिनेटरी। उसमें ही डिस्क्रिमिनेशन होगा, जब इम्प्लीमेंटेशन होगा वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन सर्वाइव करेगा। बट इट्स जेंडर मेन स्ट्रीमिंग्स। क्लियर? तो मतलब मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाना। अब जो जेंडर है वहाँ पे क्या करना, मेल और फीमेल्स को इक्वल ट्रीट किया जाए, उनके लिए जो पॉलिसीज़ बने, कोई भी नया रूल बने, ऐसे रूल फ्रेम करिए कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ये नहीं है कि सिर्फ मेल को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा, फीमेल को डोमिनेट करके रखा जा रहा, नहीं। वाई इज जेंडर इक्वालिटी इम्पोर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो हारमोनी है, एक बैलेंस्ड वर्ल्ड जो है वो तभी पॉसिबल है अगर जेंडर वाइज इक्वालिटी होगी। अगर आप मेल और फीमेल को अलग अलग कंसीडर करेंगे, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक प्रॉस्पेरस वर्ल्ड, एक बैलेंस्ड वर्ल्ड, एक हारमोनियस वर्ल्ड पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन लाइक इज जेंडर इक्वालिटी कंसर्न फॉर मैन? सो यस, जो जेंडर इक्वालिटी है इट इज़ अ कंसर्न फॉर मैन आल्सो। क्यों? क्योंकि जब 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 जेंडर इक्वालिटी आप अचीव करेंगे, जब कोई चेंज लाएंगे, वो दोनों के लिए होगी, मैन एंड वुमेन के लिए। तो जेंडर वाइज रिलेशंस हैं मेल और फीमेल के बीच। तो यहाँ पे जब आप इक्वलिटी की बात करेंगे, यहाँ दोनों के राइट्स की बात की जाएगी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाएगी। तो वहाँ पे जो लाइफ है उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब के एस्पेक्ट की बात की जाएगी। फैमिली की बात कर रहे हैं, वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, दोनों को कैसे देखा जा रहा है, मेल को इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, फीमेल को क्यों दी जा रही है। जैसे मेल क्या है, सारा मतलब इकोनॉमिक, अगर हमारी सोसाइटी का जो करंट स्ट्रक्चर है उसमें क्या देखें, मेल पे सारा इकोनॉमिक बर्डन डाल दो, फैमिली का सारा बर्डन, जो सोशल बर्डन है वो फीमेल पे डाल दो। तो क्या ये सही है? जब आप उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वुमेन को भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और वो सोशली भी इंडिपेंडेंट होगी, तब जाके बैलेंस आएगा कि जो मेल है वो भी सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करेगा और जो फीमेल है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगी। तो इसलिए वहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं जब आप ये बात करते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बेसिक, व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी। तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जेंडर इनइक्वालिटी इज प्राइमरली एन इशू ऑफ अनइक्वल पावर रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन्स। क्लियर? मतलब जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मीन सोशल अथॉरिटी, कल्चरल अथॉरिटी, इकोनॉमिक अथॉरिटी, मतलब कंट्रोल, पावर। अब सोशल कंट्रोल किसके पास है? मेल के पास। इकोनॉमिक कंट्रोल किसके पास है? मेल के पास। कल्चरल कंट्रोल किसके पास है? मेल के पास। तो यहाँ पे जो अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज टर्म्ड एज जेंडर इनइक्वालिटी। क्लियर? तो जब कभी भी ऐसा अनइक्वल ट्रीटमेंट हो, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सोशल डायमेंशन में, कल्चरल, इकोनॉमिक में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है। आप ह्यूमन को ह्यूमन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, जो सेक्स है वहाँ पे डिफरेंसेस है, वो नेचुरल डिफरेंसेस हैं। बट ये जो जेंडर वाइज डिस्टिंक्शन है ना कि मेल है, ये फीमेल है, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं है, ये सोशल कॉन्सेप्ट है, ये कल्चरल कंसेप्ट है, ये इकोनॉमिक, ये हमारी सोसाइटी ने बनाया हुआ है कि मेल डोमिनेट करेगा, फीमेल डोमिनेट नहीं करेगी। तो इससे क्या होता है कि अगर फीमेल में पोटेंशियल भी है तो वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, उनका कभी यूज़ ही नहीं कर पाती है।
कितनी सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे जो फीमेल हैं वो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, और उनका हैप्पीनेस इंडेक्स अगर देखा जाए वहाँ लोग ज़्यादा खुश हैं। तो इंस्टेड अगर इंडियन पॉलिटिक्स देखें, अभी फिर भी पार्टिसिपेशन वुमेन्स की बढ़ रही है पार्लियामेंट में या पॉलिटिक्स में या गवर्नेंस में। अगर हम पीछे चले जाएं 10, 20, 30, 40 साल, 50 साल तो बिल्कुल नहीं थी। तो मतलब जेंडर इनइक्वालिटी अब केसेस कम हो रहे हैं। इक्वल ट्रीटमेंट होगा तभी जो है, जो सोशल बेनिफिट है, पॉलिटिकल बेनिफिट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रही हैं उनका सबको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ मेल को ही मिलेगा, फीमेल को कभी नहीं मिलेगा, कि ग्रोथ स्टैग्नेंट ही रहेगी, कभी वो ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए जेंडर इक्वालिटी क्या है? इट इज़ अपोजिट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी बेटर है कि जेंडर इनइक्वालिटी बेटर है? जहाँ मेल और फीमेल को एक जैसा ट्रीट किया जा रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ग्रोथ की। और एक जेंडर इनइक्वालिटी जहाँ पे फीमेल पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी क्योंकि मेल पावरफुल है, मेल ये करेगा, मेल ये जो भी है। बेसिकली जेंडर इक्वालिटी refers to a world where everybody, women and men, boys and girls are valued equally, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। कहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी की जब आप बात करते हैं, वो ऐसी दुनिया है जहाँ पे मेल और फीमेल, लड़का लड़की हैं, सबको एक जैसा बराबर देखा जा रहा है। अथॉरिटी है बराबर की है दोनों में। ये नहीं है कि मेल यहाँ पे रूल करेगा, फीमेल यहाँ पे करेगी। नॉलेज की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, राइट्स की बात करें, ड्यूटीज़ की बात करें, सबको बराबर अधिकार है। दैट इज़ जेंडर इक्वालिटी। तो इन ए जेंडर इक्वल सोसाइटी ऑल पीपल आर फ्री फ्रॉम कल्चरल एंड इंटरपर्सनल सिस्टम्स ऑफ प्रिविलेज एंड ऑपरेशंस एंड फ्रॉम वायलेंस एंड रिप्रेशन बेस्ड ऑन जेंडर्स। ऐसी इक्वल सोसाइटी कब पॉसिबल है? जब जो आपके सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं लाइफ के, जो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जब आप उनको गिव अप कर देंगे, जब उनको छोड़ देंगे, तब जाके एक जेंडर इक्वल वर्ल्ड, जेंडर इक्वल सोसाइटी पॉसिबल। अदरवाइज नहीं। में वो सब प्रैक्टिसेस, वो सब नॉर्म्स, वो सब कल्चर छोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। इसलिए जो जेंडर इक्वालिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है मैनकाइंड की, ह्यूमन काइंड की, है ना। पॉवर्टी को रिड्यूस करना, अगर जो क्रूशल्स टू अचीविंग ह्यूमन प्रोग्रेस। क्लियर? तो मतलब जेंडर इक्वालिटी जो ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल प्रोग्रेस पॉसिबल कब है? जब दोनों जेंडर एक साथ ग्रो करेंगे, जब दोनों जेंडर को एक साथ प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। Realizing it includes sharing of powers and responsibilities between women and men at home, in the workplace and in the wider national and international communities। तो मतलब हमें माइनर से लेके मेजर वर्क जो है वहाँ पे हमें जो पावर है उसको इक्वल डिवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ घर पे फ्रीडम दे दी, बाहर नहीं देनी है। सब हर जगह उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उसको प्राइम मिनिस्टर का चांस दो, प्रेसिडेंट का चांस दो, डिफेंस मिनिस्टर का चांस दो, हर जगह उसको चांस दो, दोनों जेंडर को इक्वली। क्लियर? तो तब ओवरऑल जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो पॉसिबल है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हम अब यहाँ पे मेन जो पॉइंट रहेगा वो ये देखेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी जब होती है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है वुमेन पे, है ना। तो द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी आर एक्सपीरियंस्ड मोस्ट सेवरली बाय वुमेन एंड गर्ल्स। क्लियर? तो जब अब जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इसको सबसे ज़्यादा फेस कौन करती है? फीमेल और मतलब वुमेन और गर्ल्स। क्लियर? तो ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरीज अगर मतलब मैनकाइंड की हिस्ट्री देखें तो इतनी सारी प्रोग्रेस हुई है, इतनी सारी चेंज हुई है, इतने सारे मतलब सोशल रिफॉर्मर्स ने काम किया है, अच्छा, बट तो भी आज तक मतलब हम जो इक्वल ट्रीटमेंट है ना, बिल्कुल वो अचीव नहीं कर पाए हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल रही हैं फीमेल्स को। दे आर स्टिल एट द पेरिफेरीज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। मतलब जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वही आज तक उनको अचीवेबल नहीं है। उनके साथ इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन आज भी चल रहा है किसी ना हद, मतलब किसी ना किसी लिमिट तक। सो दे मे फेस डिस्क्रिमिनेशन एट होम एंड इन द वर्क प्लेस। घर पे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। अगर बाई चांस वो घर से बाहर निकलती है, जॉब लगती है, तो वहाँ भी उसके साथ किसी ना किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन रहता है। दे मेक अप द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर्स। Women suffer heavily in times of war and conflict, but are significantly underrepresented at peace tables and in governance structures। तो मतलब ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो सबसे ज़्यादा वुमेन ही सफ़र करती है। जैसे एग्जांपल ली गई है, जब कोई लड़ाई होती है किसी कंट्री की, जब कोई कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? किलिंग एंड रेपिंग्स ऑफ वुमेन्स, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कश्मीरी पंडितों की हम बात करें
तो जब उनको वहाँ से बाहर निकाला गया था तब भी काफ़ी सारे मर्डर्स और रेप्स किए गए वुमेंस के। जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे दोनों, तब भी वुमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हुआ था। जैसे हम लास्ट लेक्चर जो प्रीवियस स्लाइड थी वहाँ पे ये बात कर रहे थे कि अगर हम ओवरऑल गवर्नेंस की बात करें, डेमोक्रेसीज की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो वहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशंस बहुत कम हैं। दे रिमेन वास्टली अंडर रिप्रेजेंटेड इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली। Women represent less than 10% of the parliament in a third of the world countries. Cultural constraints may hinder women's movements and access to health cares. The valuing of boy over girls lead to female feticide and infanticide. है ना, मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसकी जो मेंटल टेंडेंसीज हैं वो क्या हैं, वो मेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब हम बच्चे की बर्थ की ही अगर बात करें तो गर्ल चाइल्ड होगा तो हाँ बेट लड़की हुई है, तो लड़का होगा तो मतलब आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी तो थोड़ा सा बैन हुआ ये प्रोसेस, जैसे अगर हम देखें, नहीं तो पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे उसको बर्थ लेने से पहले ही किल कर दिया जाएगा बच्चे को, मतलब अगर लड़की होगी तो उसको पहले ही मार दिया जाएगा। तो अगर जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर आप जेंडर इनइक्वालिटी के फेवर में हैं तो यही चीज़ें होंगी। बच्चों की, छोटी लड़कियों की फोर्स मैरिज, 14 साल की, 15 साल की, 11 साल की, 8 साल की, अगर हम 30-40 ईयर पीछे चले जाएं तो मतलब हम खुद अपनी जैसे दादी जी थी उनकी बात करें, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी शादी कितनी एज में हुई है, 13, 12, 11, 10। तो इससे वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर भी नहीं होते हैं इतने सा। मतलब 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा अगर वो प्रेग्नेंट हो जाता है, उसके बच्चे का बर्थ होगा 13 साल के बच्चे का, तभी मतलब जो मैं खुद की एग्जांपल बताऊं, जैसे दादी के जो फर्स्ट बच्चे का जो बर्थ दिया था, वो बोलते हैं उनको पता भी नहीं है, बच्चे की डेथ हो गई है। तो इतने से बच्चे को क्या पता होगा, वो खुद बच्चा है, तो क्या वो कैपेबल है, प्रिपेयर है, ये सब काम के लिए रेडी है। तो इस तरह से वुमेन्स के साथ जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मतलब ये आ कहाँ से रही हैं, ये कल्चर था, कस्टम्स हैं, है ना, जो सोशल सिनेरियो है सोसाइटी का, वहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को गिव अप करना पड़ेगा। ख़त्म हो चुकी हैं ये चीज़ें। आज तो हमारे पास लॉज हैं, 18 ईयर 21 ईयर्स एज फिक्स कर दी गई है, इससे बिलो अगर करते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं। तो ये क्या है, मतलब जेंडर इक्वालिटी के केसेस है जहाँ पे सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। ओवरऑल अगर हम देखा जाए, अगर मैनकाइंड की हिस्ट्री देखें तो वुमेन्स के साथ काफ़ी सारे इनडिस्क्रिमिनेटरी केसेस हैं। क्लियर, हर एक स्टेज पे, हर एक लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चर लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। बट इसका इम्पैक्ट सिर्फ जेंडर जो इनइक्वालिटी है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ फीमेल पे ही नहीं पड़ता है, इसका इम्पैक्ट कुछ हद तक मेल पे भी पड़ता है। अब मेल पे कैसे पड़ता है, फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर इनइक्वालिटी कैन आल्सो प्लेस अननेसेसरी डिमांड्स अपॉन मेन एंड वुमेन्स। जैसे अगर हम पीछे की हिस्ट्री देखें, वहाँ पे क्या है, आज तो वुमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। अदरवाइज हम पीछे थोड़ा चले जाएं 10, 20, 30 ईयर्स पीछे, तो वहाँ पे जो मेल मेंबर है फैमिली का, जो सारी इकोनॉमिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेल मेंबर के ऊपर रहती हैं। ये काइंड ऑफ टॉर्चर है ना, अगर दोनों कमाएंगे तो बेटर रहेगा, नहीं। सो इट इज़ इंक्रीजिंगली हार्ड फॉर मैन टू लिव अप टू द ट्रेडिशनल जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस। तू मेल है, तू रो कैसे रहा है ना। फीमेल रोती हैं, मेल तो रोते ही नहीं है। क्यों नहीं रो सकता मेल, मेल भी रो सकता है, बट नहीं, जब मेल रोए ना, हाँ अच्छा तू लड़का लड़का होकर रो रहा है, तो ये क्या है, इट्स अ केस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी सॉरी। अगर जेंडर इक्वालिटी होगी तो भाई मेल फीमेल दोनों रो सकते हैं, नहीं मेल को रोना ही नहीं है, मेल को सारा कमाना है, उसको कमाना है, क्यों कमाना है उसको, वो भी कमा सकती है, नहीं। जेंडर इक्वालिटी ब्रिंग्स ग्रेटर फ्रीडम एंड इंक्रीज वेलबींग टू ऑल। तो मतलब जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ फीमेल के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वहाँ जो लॉज फ्रेम किए जा रहे हैं, जो राइट्स, जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो दोनों मेल और फीमेल इक्वली शेयर कर रहे हैं। क्लियर। तो इसलिए मतलब जो सबका वेल बीइंग है ना, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू जेंडर इक्वालिटी। तो जब तक जेंडर इक्वालिटी अचीव नहीं होती, एक बैलेंस सोसाइटी, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जब भी आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ये जेंडर जस्टिस की बात हो रही है। मतलब दोनों के साथ एक भाई जस्टिस होना चाहिए, दोनों के साथ सही होना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तो जब किसी के साथ कुछ गलत ना हो तो उसे क्या कहते हैं आप, जस्टिस, कि सही हो रहा है भाई। तो जेंडर इक्वालिटी इज क्लोजली लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर जस्टिस। जेंडर जस्टिस, जस्टिस बिटवीन मैन एंड वुमेन।
entail the concept that all human beings, both men and women, are free to develop their personal abilities and make choices without the limitations set by stereotypes, rigid gender roles and prejudices. मतलब जो अभी 2021 की जो ओलंपिक्स गेम है, यहाँ पे अगर देखें तो वुमेन्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है. वो कैसे परफॉर्म कर पाई? क्योंकि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिली, अपनी एबिलिटीज़ पे काम किया और बेटर चॉइसेस की वजह से बेटर रिजल्ट भी मिले. तो अगर हम अपनी जो स्टीरियोटाइप सोसाइटी है, लड़की ये नहीं करेगी, लड़की ये नहीं करेगी, अगर उसी को फॉलो करते रहेंगे तो आज ये जो ओलंपिक्स में मेडल मिले ये नहीं मिलते. तो जेंडर जस्टिस मीन्स दैट द डिफरेंट बिहेवियर, एस्पिरेशंस एंड नीड ऑफ द वुमेन्स एंड मैन आर कंसीडर्ड. दोनों की, ये नहीं कि सिर्फ फीमेल्स की नीड्स को देखा जाएगा, उनके बिहेवियर को देखा जाएगा, उनके एस्पिरेशंस को देखा जाएगा कि लड़के को IAS ऑफिसर बनाना, लड़की भी IAS ऑफिसर बन सकती है. क्लियर? मैन आर कंसीडर्ड, वैल्यूड एंड फेवर्ड इक्वली. तो दोनों को मतलब इक्वल एजुकेशन दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो, इक्वल राइट्स दो, इक्वल ड्यूटीज़ दो, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनसे एक्सपेक्ट करो आप कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. It does not mean that the women and men have to become the same, but that their rights, responsibility and opportunity will not depend on whether they are born male or females. तो मतलब आप ये नहीं है कि आप दोनों को बोलो कि मेल और फीमेल एक ही हो गए. नहीं, जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं, मेल है और फीमेल है, इट्स अ नेचुरल डिफरेंसेस, तो वो कभी एक नहीं हो सकते. क्लियर? मतलब सेक्स डिफर रहेगा, बट जो जेंडर बाइज डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो आप रिड्यूस कर सकते हो, उनको आप मिनिमाइज कर सकते हो. वो हम कैसे कर सकते हैं? उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देके, इक्वल चांस देके. Gender justice means fairness of treatment for women and men according to their respective needs. So this may include equal treatment or treatment that is different but which is considered equivalent in terms of rights, benefits, obligations and opportunities. So मतलब जो जेंडर इक्वालिटी की आप बात कर रहे हो ना, यहाँ पे ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप वुमेन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. जेंडर इक्वालिटी का सिंपल सा मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल. हम ये कह सकते हैं कि मतलब आप उनको इक्वल ट्रीट करने के चक्कर में अगर आप अनइक्वल ट्रीटमेंट दे के भी उनको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड वे, है ना. अगर मतलब कोई वीक है, सपोज जैसे फीमेल को बॉडीली वीक माना जाता है, तो उनको आप ज़्यादा चांस दो एज कम्पेयर टू मेल कि वो अपने आप को प्रूव कर पाएँ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दो उनको. सो तभी जाके जो ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल प्रोग्रेस है, ओवरऑल हार्मनी है, वो पॉसिबल है. तो चलिए कंक्लूड करते हैं इसको. जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन राइट्स आर देयरफॉर सेंट्रल टू ट्रांसफॉर्मिंग द लिव्स ऑफ वुमेन, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज. क्लियर? अब हमने जो सेंट्रल पॉइंट जो हमने देखा कि ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता ही फीमेल के साथ है. जब जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी क्लोज टू फेमिनिज्म्स, इट इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन राइट्स, इट इज़ वेरी क्लोज टू जेंडर जस्टिस. क्लियर? जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, आप मेल से ज़्यादा फीमेल को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि मेल तो ऑलरेडी मतलब सुपीरियर माना जाता रहा उसको आज तक, बट अब उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देके हम चाहते हैं कि दोनों को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए सोसाइटी में, और वो तभी पॉसिबल है जब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. Strengthening women agencies and space is an essential factor in achieving gender equality as well as political, social and economic, cultural and environmental security. हर एक डायमेंशंस पे, सोशल लेवल पे, कल्चर लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, है ना, हर जगह पे जब उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, तभी जो वुमेन है वो प्रोग्रेस कर पाएगी, ग्रो कर पाएगी. सो जेंडर जस्टिस इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमीज, सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड इन सम केसेस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. तो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, जो ओवरऑल ग्रोथ है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों जेंडर को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा. सो दैट इज जेंडर इक्वालिटी.